नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए रीमा थ्रेजा की इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग की एक और वीडियो ले आया हूँ। तो इस बार हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस। मेरे 3 चैप्टर्स की इकट्ठी एक वीडियो बनी हुई है, चैप्टर 1, 2 एंड 3। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ऊपर आई बटन के ऊपर भी आपको मैं बता दूँगा। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो हम उसकी तरफ इधर देख लेते हैं। लेट्स चेक आउट आवर बिलवेड पेन। तो सी जो होता है इट enables the programmers to break up a program into segments, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फंक्शंस। ओके, जिनको हम लिख सकते हैं इंडिपेंडेंटली, मोर और लेस इंडिपेंडेंटली, मतलब काफ़ी उसको अलग तरीके से लिखा जा सकता है। हर फंक्शन अपने अपने अलग होगा हर एक से, और हर फंक्शन जो होता है प्रोग्राम में उसको एक वेल डिफाइंड टास्क परफॉर्म करने को दिया जाता है। तो जो प्रोग्राम कोड होता है वो वन फंक्शन इज ओनली कंप्लीटली आइसोलेटेड, उसका वो अछूता रहता है दूसरे फंक्शन से। अगर कोई एक फंक्शन है किसी प्रोग्राम पे, उसका काम टोटली डिफरेंट होगा बजाय दूसरे फंक्शन के, ठीक है। सो हर फंक्शन एक नाम है उसका, एक इंटरफेस होता है जो आउटसाइड वर्ल्ड के इंटरेक्ट करता है उसका नेम से, और in terms of how information is transferred to it, और उससे तो कैसे रिजल्ट जनरेट करता है वो फंक्शन के थ्रू, और उसके थ्रू हमें मिल पाते हैं। ठीक वैसी बात है कि आपका कोई इनपुट है वो किसी फंक्शन को जाता है जिसका कोई नाम होगा और वो कुछ आउटपुट देगा। ठीक कोई भी नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से काम करेगा। तो ये हमारा जैसे मेन फंक्शन है, मेन प्रोग्राम है, इसके अंदर आपका फंक्शन कॉल किया हुआ है। जैसे फंक्शन इसके अपने नाम से कॉल किया जाता है तो फंक्शन के ये, क्योंकि हमारी कंपाइलर है प्रोसीजर ओरिएंटेड है, तो पहला स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप का जब यहाँ पर आता है तो इसको ये दिखता है और देन इसको एक कॉल करता है, कॉल करके यहाँ पर आता है, यहाँ के काम खत्म करेगा। जब तक ये काम चल रहा है तब तक प्रोग्राम में रुका रहेगा, तब तक प्रोग्राम रुका रहेगा, ठीक है, वेट करेगा, सॉरी स्टॉप भी नहीं, इनफैक्ट इट विल वेट फॉर इट। तो जब तक ये काम खत्म हो जाता है तब तक इसको इंतजार करेगा इसके लिए, और जब काम खत्म हो जाता है तो वापस आता है एंड देन बाकी का काम हो जाता है। तो जैसे ये चीज़ यहाँ लिखी है, व्हेन कंपाइलर एनकाउंटर्स द फंक्शन कॉल इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन, लेकिन जो कंट्रोल होता है वो जंप करता है स्टेटमेंट्स में दैट आर पार्ट ऑफ कॉल्ड फंक्शन। आपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दोस्तों, कोई अगर चीज़ समझ नहीं आ रही है तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा समझाने की, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं, आई थिंक मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। यस, सो मैं इसको अगेन मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, नाउ वी आर बैक ऑन। सो कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो मेन एक ही फंक्शन कॉल करे, कई सारे फंक्शन कॉल कर सकता है और फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर सकता है। देखिए ज़्यादा तो कोई फंक्शन कॉल प्लेस इन अ फॉर लूप, तो वाइल लूप या डू वाइल लूप पे अगर प्लेस करता है तो सेम फंक्शन को बार बार कॉल कर सकता है जब तक कंडीशन ट्रू। जैसे कि, और सिर्फ ये कि कोई बात नहीं दोस्तों, मेन कैन कॉल अदर फंक्शन एज वेल, ठीक है। एक कोई फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। तो ये अगर आप फिगर को ध्यान से देखें दोस्तों कि मेन फंक्शन हमारा मेन प्रोग्राम है, वॉइड मेन, हम कई जगह इसको इंट मेन लिखते हैं, कई जगह वॉइड में लिखते हैं। ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा कि इंट और वॉइड का फंडा क्या है। सो फंक्शन जो होता है आपका, ये फंक्शन 1 कॉल हो गया जब तक ये काम, अब इसका काम यहाँ तक आया, फंक्शन 2 कॉल हो गया, इसका काम यहाँ तक चला, फिर फंक्शन 3 कॉल हो गया, फिर आगे इधर गया फंक्शन 3, जब खत्म होगा तब इस तरह से वापस आएगा, यहाँ पर वापस फिर बाकी काम खत्म हुआ, ये खत्म होगा तो ये यहाँ पर आएगा, फिर ये काम खत्म होगा फिर यहाँ पर आएगा, तो ये बाकी काम कंप्लीट होगा सारा यहाँ पर। तो इस तरह से होता है कि दोस्तों हमारे जो कंट्रोल है वो इस तरह से जा रहा है। मैं इसको दूसरे पेन से दिखाया था एक बार। करता हूँ।
शायद काम नहीं कर रहा है। लेट मी सी सर, लेट मी सी, एक बार देख सकते हैं। हाँ, अब ये काम करता क्यों कर नहीं करता दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। मैं आई थिंक ब्लू लेता हूँ, दैट विल बी मच बेटर। तो दोस्तों अगर हम यहाँ वापस देखें, ओके, तो हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ पे था पहले, फिर यहाँ से गया इधर, फिर यहाँ से गया, फिर अगेन इधर आया। जब ये काम खत्म हुआ तो ये वापस जंप किया इधर, फिर वापस जंप किया और यहाँ से मेन लौट के अपने जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पे वापस आ गया। तो दोस्तों इस तरह से काम करता है फंक्शन। हम आगे अब एक बार अब देख लेते हैं कि काम कैसे। अब हमें फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड फंक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये जानने वाली है कि अगर हमें प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग हम उसमें फंक्शन में डिफाइन अगर डिवाइड कर दे तो हर फंक्शन को जो लिखना और उसको टेस्टिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। जिससे जो हमारा टोटल जो प्रोग्राम जो पूरा काम करता है उसको प्रोसेस को हमें सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, ठीक है। और उसके लिए बहुत आसान हो जाती है पूरे प्रोग्राम को समझना और उसको जल्दी ढूंढना। कोडिंग और टेस्टिंग अलग अलग फंक्शंस आर फार ईजियर कि पूरे बड़े ह्यूज फंक्शन और पूरे बड़े प्रोग्राम को लिखा जाए। तो अगर एक प्रोग्राम अगर लिखा जाता है तो विदाउट द यूज ऑफ एनी फंक्शन तो एक्सेप्ट मेन तो ज़रूरी है ये, तो देयर विल बी काउंटलेस लाइंस इन द मेन। तो मेन में बहुत सारे लाइंस आ जाएंगे आपने कई सारे। सो और जितनी लाइब्रेरीज हैं सी में वो भी फंक्शन का सेट होता है। जैसे हमारे जितने हेडर फाइल्स है दोस्तों उनमें फंक्शन का सेट होता है। तो द प्रोग्रामर्स आर फ्री टू यूज इन द प्रोग्राम्स, ठीक है। तो दीज फंक्शंस हैव टू बी प्री रिटन, इनको हैव बीन प्री रिटन तो पहले आ गया है, टेस्टिंग की गई है। तो डोंट वरी दोस्तों, आप जो इसका इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल सही होगा, बहुत सही आपको चाहिए, रिजल्ट अच्छे हैं, आउटपुट आपके अच्छे होंगे। तो जो प्रोग्रामर जो होता है उसको सिर्फ इस्तेमाल करना, कुछ नहीं करना, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं कि भाई कोड क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो इससे हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट स्पीड अप हो जाता है। सो अगर कोई फंक्शन कोई एफ है तो इसका टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं, और कोई दूसरा फंक्शन जी इस्तेमाल करता है तो एफ को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड अ कॉलिंग फंक्शन। एफ जो है हमारा एफ है दैट इज अ कॉलिंग फंक्शन, और जी जो हमारा कहलाएगा दैट इज कॉल्ड फंक्शन। मतलब एफ इज कॉलिंग जी, ठीक है। तो फंक्शन एफ इज कॉलिंग जी, फंक्शन एफ जी को कॉल कर रहा है। तो जो इनपुट होगा फंक्शन उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। जो एफ जो कोई हमारा फंक्शन इनपुट लेगा दैट इज नोन आर्गुमेंट, और जो फंक्शन रिटर्न करेगा उसको कहते हैं रिटर्न। दैट स्टेटमेंट हम लिखते हैं। और जो कॉलिंग फंक्शन होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो पैरामीटर्स पास करे फंक्शन को, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इफ द फंक्शन कॉल्ड एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स तो उस कॉलिंग फंक्शन को भी पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। अगर वो कहता है कि मुझे कुछ ये चीज़ें चाहिए तो भाई इसको भी पास करनी पड़ेंगी ये चीज़ें, तो भैया ये दो चीज़ें अब काम करना शुरू करो। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे। मेन एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका जो काम होता है वो रिटर्न करना ही होता है प्रोसेसिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का फंडा है दोस्तों कंपाइलर से। तो जो भी मेन जो रिटर्न करता है हमारा, जो भी कुछ रिटर्न करेगा चाहे 0 या 1 या -1 जो भी कुछ रिटर्न करेगा वो यहाँ पर कंपाइलर को रिटर्न करेगा। फंक्शन की डेफिनेशन एक बार देख लेते तो दोस्तों बहुत ही आसान है। ये थ्योरी आप एक बार देख लेना, मैं थ्योरी पे नहीं जाता, यहीं पे सीधा आता हूँ डेफिनेशन। रिटर्न डेटा टाइप फंक्शन नेम। तो रिटर्न डेटा टाइप पहले तो आएगा यहाँ पर। रिटर्न डेटा टाइप क्या रिटर्न करेगा, उस फंक्शन का नाम क्या होगा, उसके डेटा वेरिएबल 1 या 2 या कई सारे, ठीक है। तो उसमें स्टेटमेंट्स और रिटर्न और वेरिएबल कोई भी है उनमें से वेरिएबल उसको रिटर्न करना या फिर सेट ऑफ वेरिएबल्स को रिटर्न करना। ये है एक फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दिखती है। दिस इज हाउ फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम डेफिनेशन देखेंगे, डिक्लेरेशन भी देखेंगे, तो ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। तो दीज टू ये दोनों सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। हम देखें कैसे करेंगे। फंक्शन कॉल का सिंपल है यहाँ पर नेम वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। दोस्तों स्लाइड काफ़ी आपके लिए आसान रहेगी, तो इसको अगर आपको नोट्स बनाने हैं, आपको कुछ पढ़ना है, आप एग्जाम से आएगा तो आप इसको स्लाइड को पॉज करके भी देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
चलिए, तो अगर हमें कॉलिंग इस तरह से हो रखी है, अगर हमें रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न वेरिएबल नाम में रिटर्न होगा। रिटर्न का मतलब कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, ठीक है। तो कोई स्टोरेज के लिए उसको वेरिएबल के नाम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो स्टोरेज होगा, ठीक है। इसमें राइट टू लेफ्ट स्टोरेज होता है दोस्तों। सीधा हम आते हैं प्रोग्राम के अंदर। ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक प्रोग्राम है हैश इंक्लूड stdir.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। एक फंक्शन हमने डिक्लेयर किया यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन दोस्तों। अगर मेन से पहले है, बाहर है, तो आउटसाइड ऑफ मेन फंक्शन डिक्लेरेशन हमेशा आउटसाइड ऑफ मेन होगा। क्यों किया जाएगा? बिकॉज ग्लोबली एक्सेप्ट होगा, ग्लोबली एक्सेप्टेबल, ठीक है दोस्तों। डेटा से ग्लोबली एक्सेप्टेबल, नहीं तो वो इसी स्कोप में रह जाएगा, ठीक है। ठीक है, इन्हीं के बीच में रह जाएगा, इसमें और इसके बीच में रह जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, इससे बाहर करना है। फंक्शन डेफिनेशन, ये अंदर आके फंक्शन कॉलिंग, देखो ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने रिटर्न वेरिएबल लिख रखा है इंटीजर, तो जो ये रिटर्न करेगा वो इंटीजर रिटर्न करेगा। टोटल यहाँ पे क्या है हमारा? इंटीजर। तो ये जो भी रिटर्न करेगा इंटीजर में रिटर्न करेगा, उसी को भेजेगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटीजर रिटर्न कर रहा है, सम फंक्शन का नाम है, इट इज इंट भी हमने दे दिया, यहाँ हमने रिटर्न लिख दिया और a+। तो जो भी हमारी वैल्यूज है num1 और num2, ये यहाँ पर चली गई, दोनों यहाँ पर चली गई। इनकी वैल्यूज यहाँ पे a+b होके आ गई और ये वैल्यू हमारी पहुंच गई टोटल पर। तो इस तरह से हमारे पास आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी। अब दोस्तों अगर मैं ये फंक्शन इकट्ठा इसकी जगह लिख देता, तो ये इस केस में बन जाता फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, दोनों हो जाता दोस्तों। अगर ये चीज, इफ दिस वुड हैव बीन रिटर्न इंस्टेड ऑफ दिस, इसको अगर रिप्लेस कर दूं मैं सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन से, तो ये डिक्लेरेशन डेफिनेशन इकट्ठी हो जाएगी दोस्तों। बहुत ही आसान हो जाएगा। और यहाँ तो 3 पार्ट्स में करते हैं कि इसमें दिखाएंगे डिक्लेरेशन हो रहा है, कॉल हो रहा है, और फंक्शन का डेफिनेशन और हेडर और बॉडी दिखाई जाएगी। इसी को आप इकट्ठा उसमें रख दीजिए, तो आपका डिक्लेरेशन इकट्ठी हो जाएगी, फंक्शन कॉल किया जाएगा। रिटर्न स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों, तो रिटर्न स्टेटमेंट में एक रिटर्न एक्सप्रेशन भी आप दे सकते हो। इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन, के पे अब काम खत्म हो गया, अब चलो वापस रिटर्न कंट्रोल टू द कॉलिंग फंक्शन, चलो वापस अब वहां चलते हैं, वापस जब पहले से लेके चलते, हमारा काम खत्म हो गया। इट इज एन एरर टू यूज अ रिटर्न स्टेटमेंट इन अ फंक्शन दैट हैज वॉइड एट इट्स रिटर्न टाइम। अगर आपने ऊपर वॉइड लिखा हुआ है, प्रीवियस फंक्शंस में देखते, अगर हमारा इंट सम की जगह अगर हमारा ये होता इफ void sum होता और अंदर हम इसमें रिटर्न कर देते, तो ये हमारा आ जाता एरर, ठीक है दोस्तों। ये एरर आ जाती है हमारे पास। तो रिटर्न स्टेटमेंट में और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू कॉलिंग फंक्शन, तो एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह से हो सकता है। तो एक्सप्रेशन में आपका कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है कि जैसे a+b हमने पिछली बार देखा था, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। मे और मे नॉट रिप्लेस द एक्सप्रेशन विद पैरेंथेसिस, कोई जरूरी नहीं है कि भाई रिटर्न ऐसे भी लिख सकता था, ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। तो बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन इज इंट, बाय डिफॉल्ट इंट होता है। फंक्शन के जिसको रिटर्न स्टेटमेंट नहीं हो, control automatically calls to the calling function after last statement of the function called is executed। तो अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो वापस पहुंच जाता है, वापस अपने उसमें कॉलिंग फंक्शन में पहुंच जाता है। क्योंकि जिनमें void होता है दोस्तों, तो उनका क्या होगा, जब रिटर्न नहीं लिखा होगा तो उस केस में वापस काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर हम देख लेते कि भाई पासिंग पैरामीटर एक होता है कॉल बाय वैल्यू, एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। दोबारा मैं रेड पेन दे देता हूं, आपको रेड पेन पसंद आए। ओके, तो 2 तरीकों से कॉल कर सकते हैं। कॉल बाय वैल्यू जो होता है, जो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती है दोस्तों, दे आर पास्ड बाय कॉलिंग फंक्शन टू द कॉल्ड फंक्शन, ठीक है दोस्तों।
और कॉल बाय रेफरेंस जो होता है, जो हम उसमें फंक्शन उस वेरिएबल का एड्रेस देते हैं, वो हम पास करते हैं। भाई दो तरीके हैं भाई, एक है राम, एक शाम, और कोई और एक राम और शाम के अलावा कोई विक्रम ले लो। ठीक है, तो सपोज करें भाई राम को कॉपी चाहिए शाम से, क्योंकि शाम भाई तेरे पास विक्रम की कॉपी होगी, वो दे दे। ठीक है, तो अगर इसके पास नहीं है तो ये या तो पहले उससे लेगा फिर इसको वापस देगा। ये हो गया कॉल बाय वैल्यू की तरफ से कॉल। नहीं तो शाम सीधा कह सकता है कि भाई मुझे नहीं पता, तो जाके मेरे पास दोनों तो डायरेक्ट जाके इससे ले, मैं रेफर कर दूंगा, तो रेफरेंस हो गया यार। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ कॉल बाय वैल्यू। मैं दोबारा समझाता हूँ दोस्तों, हम इसको और अच्छे समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये दोस्तों कॉल बाय रेफरेंस का फंडा आता है पॉइंटर्स। तुम आके सॉरी पॉइंटर्स में फंडा आता है दोस्तों, इसको मेरे पास देखते ध्यान से। पॉइंट क्या बात करता है दोस्तों, जैसे एक पॉइंटर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा अभी कि अगर a इज इक्वल टू b, इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों, सपोज करें b की वैल्यू 10, मतलब दो लोकेशन है हमारे पास a और b, इनके कुछ मेमोरी एड्रेस भी होगा। दोस्तों इस पीपीटी में प्रॉब्लम है, इसलिए बार बार ऐसा हो जाता है, मतलब क्यों भाग जाता है। इसका भी कोई मेमोरी एड्रेस होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इस पे वैल्यू पड़ी है b। अगर मैं a इक्वल टू b करूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 में भी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी, तो a में भी 10 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि a इज m% ऑफ b, इसका मतलब क्या होगा, ए अभी किसको पॉइंट करा था, इसको करा था, इसको डायरेक्ट वैल्यू को अभी क्या करेगा, इसके मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा। मतलब ए में क्या स्टोर होगा, बी का एड्रेस। कि जैसे राम है, शाम है और विक्रम, ठीक है, तो पहले शाम ने कहा कि भाई मेरे पास कॉपी नहीं है, उसने विक्रम का एड्रेस दिया इसको। ठीक है, एस ने कहा कि भाई आर तू ना विक्रम का एड्रेस ले ले, सॉरी विक्रम का एड्रेस ले ले और वहां से जाके कॉपी ले। बहुत बढ़िया, तो उसने क्या किया, आर इक्वल टू एस इक्वल टू सॉरी ये ले। ठीक है, तो इसका यहाँ पर इसके एड्रेस चला गया, एड्रेस पॉइंट कर रहा है इसको, तो हम इसको कहते हैं एड्रेस पॉइंटिंग टू बी। तो ए इज पॉइंटिंग टू बी। अब इस बी, तो इस केस में ए के पास वैल्यू क्या है, बी का ए, और बी पे जो वैल्यू पड़ी वो ए कैसे देखे, ए देखेगा स्टार लगा, स्टार ए विल बी इक्वल टू बी। ठीक है, तो सिमिलरली एस क्या देखेगा, एस देखेगा बी पे वैल्यू क्या पड़ी। ठीक है, तो ये आपको पॉइंटर का कंसेप्ट आ गया, आगे बिल्कुल। तो एक बार यहाँ ध्यान देते दोस्तों कि भाई हैश इंक्लूड str.h void add int n। ठीक है, तो मेन फंक्शन आ गया हमारा। होल्ड ऑन बच्चे एक मिनट। चलिए दोस्तों दोबारा हम शुरू करते हैं। इसको हमने कहाँ पर रखे थे, हाँ दोस्तों, तो ये हमारा इंट मेन है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा एक फंक्शन, एक हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया, जिसको हमने यहाँ पर इसको हमने डिक्लेयर किया है। तो ये फंक्शन क्या होगा भैया, ये देखो ये हमारा डिक्लेयर हो गया। सॉरी दोस्तों, हैपनिंग, दिस इज डिक्लेयर्ड, फंक्शन इज डिक्लेयर्ड नाउ। मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूँ, जरा हटाने नहीं देता, ये पुराना वर्ड का डॉक्यूमेंट है, इसका MS ऑफिस का है, तो शायद ये दिक्कत करेगा, इधर लेके करके हटाना पड़ेगा। काफ़ी पुराना तरीका है इसका, अब तो काफ़ी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन हो गया दोस्तों ये वाला। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन, फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, और ये हो गया आपका कॉलिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, हमने नम इक्वल टू 2 दिया, 2 की वैल्यू इस पे चली गई, और हमने बोल दिया कि भाई जो बिफोर द फंक्शन कॉल, हमने इसको प्रिंटफ से शो कर दिया कि भाई ये 2 है, 2 शो कर देगा।
इस 2 को हमने पास कर दिया इसके अंदर, तो ये कॉल बाय वैल्यू हो गया, वैल्यू की वजह से कॉल। तो ये यहाँ पे जो नम की वैल्यू थी वो n को मिल जाएगी। तो इस तरह से ये एक ऐसे हो रहा है दोस्तों, n इक्वल टू नम हो रहा है, नम के पास वैल्यू थी 2, तो ये 2 वैल्यू n को मिल जाएगी। तो 2 इक्वल टू 2 प्लस 10, तो ये मिल जाएगा 12, जहाँ पर वैल्यू आ माफ कीजिएगा दोस्तों, ये प्रोग्राम गलत है, ये एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए था। ये होना चाहिए था मल्टीप्लिकेशन। तो 2 इंटू 10 ये 20 हो जाएगा आपका वैल्यू वाले। तो आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारे नम की वैल्यू थी वो तो 2 ही रही। वो ये दर्शा रहा है दोस्तों कि n में जो हमारा अंदर कॉल हुआ वो 20 होगी वैल्यू। ठीक है, और जो फंक्शन के पहले और बाद में रहा जो नम थी तो 2 अलग रही। इसका मतलब क्या हुआ, नम की वैल्यू 2 रही, n की वैल्यू होगी 20। ठीक है, तो ये फर्क हो गया आपका कॉल बाय वैल्यू का। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है दोस्तों, इसमें हम पास आर्गुमेंट करते हैं यूजिंग कॉल बाय वैल्यू हम कर रहे थे अभी फिलहाल। ठीक है, द ओनली वे टू रिटर्न द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट इज द कॉलर। जब रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें तो बेटर ऑप्शन क्या होगा, फंक्शन मॉडिफाई करते उस वैल्यू को। अब तक वो वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो रही थी, जो फंक्शन की कॉल से पहले थी वही कॉल के बाद रही। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे आर्गुमेंट पास बाय कॉल बाय रेफरेंस, क्या करेंगे, एम्परसेंड साइन लगा देंगे, साइन होता है इज प्लेस्ड आफ्टर द टाइप इन द पैरामीटर लिस्ट। कैसे करते हैं दोस्तों, लेट्स गो अहेड फॉर द प्रोग्राम। तो दिस इज आवर प्रोग्राम। और हम देखिए अपने यहाँ पर क्या चीज़ करते हैं, एम्परसेंड एम्परसेंड हमने लगा दिया, 2 हुआ अगेन। ठीक है, अब अगेन ये इस प्रोग्राम में करती है, अगेन इसमें शायद करेक्टली रिमूव कर देना है, तो मैं करेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। एग्जैक्टली वही पीपीटी है, मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, इसके अंदर जैसे चेंजेस थे वैसे ही होके आ रहा है, जो था वैसे ही आज आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें तो गलती है तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो वैल्यू ऑफ नम जो है हमारा फिलहाल 2 है, तो इसके अंदर गया। अब क्या हो गया, एंड और एम्परसेंड n हो गया, मतलब अब ये जो नम वैल्यू जाएगी वो इसकी लोकेशन पे जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके लोकेशन पे जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा नम वैल्यू कहाँ जा रही है, एंड ऑफ n पे जा रही है, मतलब ये वैल्यू जाएगी इसकी लोकेशन, n की लोकेशन पे। n की लोकेशन पे वैल्यू जाएगी, तो n को क्या मिल जाएगा इनकी लोकेशन पर, वो मिल जाएगा उसको, और जो भी चेंजेस होंगे वो इसके ऊपर ही होंगे। जो भी चेंज हो रहे हैं एन के लोकेशन पे हो रहे हैं, तो हमने लोकेशन चेंज किया और वही वैल्यू हमारे पास वापस आ रही है। तो हमारी वैल्यू हमारे पास 2 गई थी, 20 और 20 आएगी हमेशा। इसका मतलब हमने क्या डायरेक्ट वैल्यू पास कर दी है, तो हमारा वैल्यू चली गई है बाय रेफरेंस चली गई, जैसे हमने एड्रेस दिया कि भाई जो फंक्शन ने वैल्यू को ही बदल दिया, चेंजेस द वेरिएबल, चेंजेस द वैल्यू पास्ट। अब वो वैल्यू नॉर्मल नहीं रही। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब वेरिएबल स्कोप की बात करते हैं दोस्तों। वेरिएबल स्कोप क्या होता है, वेरिएबल स्कोप तो एक तरह से इसमें कई स्कोप होता है, आपका ब्लॉक स्कोप होता है, किसी ब्लॉक के अंदर बात करें। फंक्शन का स्कोप हो गया, तो कोई फंक्शन कोई बना हुआ है तो उसका स्कोप हो गया। फाइल का स्कोप हो गया, फाइल कहाँ से हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है। वो प्रोग्राम आपका वॉइड मेन है, प्रोग्राम आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, तो ये आपका स्कोप है, तो स्कोप कहते हैं। तो स्कोप हमारा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा लूप का स्कोप हो गया, ये प्रोग्राम का स्कोप हो गया आपका। ठीक है, तो स्टेटमेंट ब्लॉक हो गया आपके, ये ब्लॉक्स बन गया आपका। तो ये जो हमारा आई है ये इसके अंदर ही काम करेगा। ठीक है, इससे पहले, और ये आई हमारा ये कॉमन दोस्तों। ठीक है, ये आई हमारा जो था ये इसके मेन के बाहर काम नहीं करेगा। तो अगर हम देखें भाई x इक्वल टू 10 है यहाँ पर, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या कर दी 10 यहाँ पर। जब i लेस देन 3 है, i की वैल्यू हमने कुछ नहीं, ठीक है, कुछ भी वैल्यू उसने ले ली, ठीक है, और x इक्वल टू i कर दिया। ठीक है, और हम इसको i इक्वल टू 0 कर देते हैं, हम i इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर i लेस देन 3 है, बिल्कुल सही कंडीशन है। x की वैल्यू i की वैल्यू क्या है 0, तो i की वैल्यू 0 शो कर दी।
आई प्लस प्लस 0 के बाद फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर जैसे 3 होगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन हमारी थी। तो 10 के बाद 0 1 एंड 2 और बाहर आए, बाहर एक्स के टू एज इट इज। तो ये जो आई है मेरा, ये जो एक्स है यहाँ पर, ये एक्स मेरा अलग है, दिस एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम दिस एक्स। ये एक्स हमारा किसका पार्ट है, वाइल लूप का पार्ट है, और ये एक्स किसका पार्ट है, बाहर का पार्ट है, आउटसाइड द लूप इज इन द। प्रोग्राम स्कोप क्या हो गया दोस्तों, कि प्रोग्राम स्कोप में आपको आगे क्या सपोज करेंगे भाई एक प्रिंट हमें नाम का, ठीक है। देखो फंक्शन स्कोप क्या हो गया, गो टू लेवल से ही बनता है हमारा, ठीक है। तो प्रोग्रामर कैन नॉट हैव द सेम लेवल नेम इनसाइड अ फंक्शन। गो टू एक स्टेटमेंट होती है दोस्तों, उसके थ्रू बन पाता है। अगर हमें फंक्शंस को एक फंक्शन स्कोप हमारे गो टू स्टेटमेंट आती है, वो हम आगे हमने देखेंगे। गो टू स्टेटमेंट आती है, मैं आपको पहले करा चुका हूँ, फिर भी अगर देखना है गोटो का तो आगे और हम देखने की कोशिश करेंगे, गोटो को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की डेट में इस्तेमाल नहीं होता है ये गोटो, प्रोग्रामर्स इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, कोई चलन में भी नहीं है दोस्तों ये चीज़। प्रोग्राम स्कोप की बात करें, फंक्शन शुड बी एबल टू एक्सेस सम वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स एक्सेस करना चाह रहे हैं जो आर्गुमेंट की तरह पास ना हो, फिर डिक्लेयर करें उस वेरिएबल्स को आउटसाइड एनी फंक्शन ब्लॉक्स, ठीक है। तो सच वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स को कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, जो फंक्शन के अंदर भी एप्लीकेबल को पहचाने जा सकते हैं और मेन के फंक्शन के बाहर भी पहचाने जाते हैं। ऐसे ग्लोबल वेरिएबल्स को कहते हैं that can be accessed from any point in the program, तो पहचान के ग्लोबली हर कोई को पहचान, ये ग्लोबल वेरिएबल है दोस्तों, ठीक है। मेन से पहले जो भी डिक्लेयर किया जाता है दोस्तों ग्लोबल वेरिएबल, x इक्वल टू 10, ठीक है, प्रिंट है वैल्यू ऑफ x इन द मेन, ठीक है, x इक्वल टू 2, ठीक है दोस्तों। हमने हम यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 2 और प्रिंट कर दिया हमने कि भाई द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज x। एक हमने प्रिंट फंक्शन कॉल किया जिसको हमने डिक्लेयर किया था अभी, तो यहाँ पर गया वैल्यू ऑफ x इन द प्रिंट इज, जो भी x की वैल्यू होगी हमारे पास आ जाएगी। अब दोस्तों कौन सी वैल्यू आएगी, इसको रन करेंगे तो सोचिए क्या वैल्यू आएगी दोस्तों। मैं थोड़ी देर में इसको ब्रेक लेता हूँ, पॉज करता हूँ स्क्रीन को, आप बताइए आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। कुछ देर देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस एक्स, क्या आएगा यहाँ पे, क्या शो होगा, यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा, या आप ये बता दीजिए। तो x की वैल्यू 2 से पहले x की वैल्यू क्या थी 10, क्योंकि x मैंने डिफाइन पहले किया था, अब मैंने x की वैल्यू अलग से ली है, अब ये शो करेगा 2, जब प्रिंट स्टेटमेंट कॉल किए तो अंदर शो करेगा 10। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो ये लोकल वेरिएबल हुआ और ये होगा ग्लोबल वेरिएबल। जब हमने x को ये एक ही x को पहचानता है, वो है ग्लोबल वेरिएबल, और ये x इसके थ्रू ले रहा है, इसके बाद का ले रहा है। अगर मैंने डिफाइन नहीं किया होता तो यहाँ पे भी 10 आ जाता, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जरूर ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। फाइल स्कोप क्या होता है दोस्तों, फाइल स्कोप होता है कि भाई कोई ग्लोबल वेरिएबल होता है जो एक्सेसिबल होता है एट द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। तो उस वेरिएबल को कहते हैं फाइल स्कोप। तो जैसे स्टैटिक इंट, स्टैटिक नाम का हमने एक कीवर्ड लगा सकते हैं, जिसे हम दोस्तों कुछ टर्म्स कहते हैं, जैसे हमारे कुछ 4 टर्म्स आती हैं, स्टैटिक, एक्सटर्न, ऑटो, रजिस्टर, ये हमारे कुछ टर्म्स आती हैं। तो हम आगे इसको हम बिल्कुल देखेंगे, इसको टर्म का सॉरी दोस्तों मैं नाम बोल रहा हूँ, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा, या हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल इसको देख लेंगे। अगर मैं आपको बता पाऊँ तो माफ करना दोस्तों, प्लीज बेयर विद मी। तो एक ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल जो होगा वो प्रोग्राम में उस फाइल में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी, which is still declared but it is not accessible by any other file, उस फाइल के दौरान कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो हमारा होगा इसका फाइल स्कोप कहलाएगा। इस वेरिएबल का कौन सा स्कोप है, फाइल स्कोप। ये तब बनेगा जब स्टैटिक हमारा, और ऐसे वेरिएबल्स को यूजफुल होते हैं कि जिससे हमारे राइटर अपना खुद की हेडर फाइल्स बना सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप अपनी हेडर फाइल्स खुद बना सकते हो दोस्तों। स्टोरेज क्लासेस, यस दोस्तों मैं यहीं पे आने वाला था, थैंक यू।
प्लेस वेरिएबल में स्टोरेज क्लासेस ही कहते हैं आपके। ये स्टोरेज क्लास होती है कि भाई जो स्कोप और लाइफ टाइम वेरिएबल्स का बस डिफाइन करती है कि भाई जो फंक्शंस के जो डिक्लेयर हो रहे हैं सी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पार्ट ऑफ मेमोरी जहाँ पे स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है, एलोकेटेड होगा, और जहाँ वेरिएबल कोई स्टोर हो रहा है किसी रजिस्टर या किसी रैम में। अब लेकिन जरूरत पड़ती थी क्योंकि अब वहाँ पर रैम स्टोरेज और रजिस्टर स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई करता है कि स्टोरेज एलोकेशन कितनी चलेगी, कितना एग्जिस्ट करेगी। दूसरा क्या स्कोप ऑफ वेरिएबल कैसा होगा, वेरिएबल का फंक्शन का किस तरह से होगा, क्या वो उसको दिखेगा, एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा। फिर दिखाएगा कि क्या जो वेरिएबल या फंक्शन है वो क्या इंटरनल है, मतलब इंटरनल स्कोप में है, एक्सटर्नल मतलब ग्लोबल है, या कोई लिंक है ही नहीं उसका। या ये भी बताएगा दोस्तों कि वेरिएबल है क्या उसको ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज किया जा सकता है 0 पे, या कोई गार्बेज वैल्यू, सॉरी ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये मुझे खुद समझ नहीं आता, गार्बेज वैल्यू या इनडिटर्मिनेट वैल्यू से हो जाता है। आगे देखते दोस्तों, ये हमारे होते देखो 4, एक होता है ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर और स्टैटिक। इनकी एक्सेसिबिलिटी विद इन द फंक्शन ऑफ ब्लॉक या इतने इस्तेमाल नहीं होते, इस्तेमाल होते हैं एक्सटर्न इस्तेमाल होता है और स्टैटिक इस्तेमाल होता है। ऑटो का काम मेन मेमोरी में होता है, एक्सटर्न का काम मेन मेमोरी में होता है, रजिस्टर मतलब हाई स्पीड रजिस्टर्स में स्टोर करता है, इसको रजिस्टर हो गया। स्टैटिक है तो स्टैटिक का काम भी मेन मेमोरी में होता है, तो लोकल और ग्लोबल भी हो सकता है दोनों केस में, और इसके काम भी एग्जिस्टेंस भी लोकल और ग्लोबल हो सकती है। जो एक्सटर्न है ये सिर्फ एक्सटर्न का मतलब होगा कि ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर देगा अपने आप ही। ये एक तो आप मेन से पहले लिखोगे तो ग्लोबल होगा, और अगर आपने मेन के अंदर को वेरिएबल दे रखा उसको आपको बनाना है तो आप इसके आगे आप लिखोगे एक्सटर्न, जैसे एक्सटर्न इंट एक्स इक्वल टू 2। अगर हमने ऐसे कर दिया तो ये वेरिएबल जो मेरा एक्सटर्नल वेरिएबल बन जाएगा। तो ये इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है गार्बेज होती है ऑटो की, इसकी होती है डिफॉल्ट वैल्यू 0 क्योंकि गार्बेज नहीं हो सकती किसी वेरिएबल की। रजिस्टर में स्टोर रहता है गार्बेज, और यहाँ पे वैल्यू इसकी होती है 0 बाय डिफॉल्ट। ये देखिए अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं इसको आप देख सकते हैं। फाइल 1 एक बनाई मैंने इस तरह से, एक फाइल 2 बनाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब प्रिंट वॉइड कर रहे हैं और यहाँ पे एक्सटर्न कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम सीक्वेंस देंगे, इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या किया, फाइल 1 2.c को कॉल किया, इंक्लूड किया, हमने प्रिंट वॉइड किया है, प्रिंट फंक्शन को कॉल किया। प्रिंट फंक्शन मेरा फाइल 2 में पड़ा हुआ है दोस्तों। तो ये मेरा एक तरह से क्या काम कर रहा है, एक मॉड्यूल काम कर रहा है। हम एक हेडर फाइल की तरह इसको इंक्लूड करा रहे हैं, इसको इसमें इंक्लूड कराया जा रहा है ताकि प्रिंट फंक्शन मेरा काम करे। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो ये बोल देगा प्रिंट फंक्शन नॉट डिफाइंड, इट हैज नो प्रोटोटाइप, तो ये बता देगा दोस्तों। ये एक एग्जांपल होता है, देखिए आप ये एग्जांपल पहला प्रिंट का कॉल, दूसरा प्रिंट का कॉल, तीसरा प्रिंट का कॉल, ये प्रिंट का कॉल हो गया, ठीक है। तो एक प्रोग्राम आपका ये दिखा दिया फाइल स्कोप का, ठीक है, और दूसरा आपका ये स्टोरेज क्लासेस का बता दिया। स्टोरेज क्लासेस में आपको बता दिया, स्टोरेज क्लास अब स्टैटिक का बता दिया, स्टोरेज क्लास स्टैटिक का बता दिया। स्टैटिक में आप एग्जांपल दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, y x की बाय डिफॉल्ट 0 होगी। यहाँ पर x की वैल्यू जो भी है हमारी जो आएगी x प्लस होते हुए 1 आ जाएगी, और उसके बाद x की वैल्यू 2, ये वैल्यू मेंटेन रहेगी हर बार, स्टार्टिंग इसके थ्रू रहेगी। तो y की वैल्यू हर बार 0 होगी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, क्योंकि हर बार प्रिंट फंक्शन कॉल हो रहा है तो हर बार y की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वो बढ़ती जाएगी हर बार, वो x इनिशियलाइज दोबारा नहीं होगा। तो एक बार अगर डिक्लेयर हो गया तो उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, बस होगी उसके बाद कॉल किया जाए। क्योंकि y हर बार 0 हो रहा है तो y की वैल्यू चेंज हो रही है हर बार। ये देखो देखो जहाँ से देने वाली दोस्तों ये बात है। रिकर्सिव फंक्शंस की बात करें दोस्तों, तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन तो खुद को कॉल करता है, कोई स्मॉलर वर्जन ऑफ अ टास्क उसको करेगा जब तक वो फाइनल कॉल है, जब तक वो फाइनल कॉल इज मेड, जब तक उसको खुद को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो मेजर केसेस में होता है रिकर्सिव सॉल्यूशन, एक बेस केस और एक रिकर्सिव, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम बड़ी सिंपल होती है, उसको डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। रिकर्सिव में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, उसको छोटे सब पार्ट पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए
और फंक्शन खुद को कॉल करता है, तो सब पार्ट्स को अपने आप ऑपरेट करते जाते हैं और खुद को देते जाते हैं आंसर। रिजल्ट हमारा सबको सारे का सॉल्यूशन कंबाइन करके आ जाता है दोस्तों। रिकर्जन इज डिफाइनिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम स्मॉलर एंड मोर इजीली सॉल्वेबल प्रॉब्लम। रिकर्जन फंक्शन में एक आपका कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है, वो डिफाइन होती है टर्म्स ऑफ सिंपल प्रॉब्लम्स और सिंपल प्रॉब्लम गिवन एक्सप्लिसिटली। सिंपल प्रॉब्लम उसको दी जाती है और अलग से दी जाती है उसको। और देखो जैसे ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम है दोस्तों, बहुत ही अहम दर्जे का प्रोग्राम है ये फैक्टोरियल का। 5 फैक्टोरियल निकालना है, सोल्यूशन इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम 2 प्रॉब्लम है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। फैक्ट नाम का हमने फंक्शन बना दिया, ये फैक्ट को हम n-1 कर रहे हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर n = 5 दिया, सपोज करिए यहाँ पे मैंने पूछा कि 5 एंटर करना, हमने कॉल किया कॉल बाय वैल्यू से, तो 5 चला गया नम के थ्रू, किसके पास चला गया, इंट। यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया, यहाँ पे n करना चाहिए, यहाँ पर इसे गलत लिखा है, यहाँ पे आना चाहिए इंट n, क्योंकि यहाँ पर डिक्लेरेशन और डेफिनेशन इकट्ठी लिख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि n, ये n है क्या, तो इंटीजर है। तो यहाँ पे रिटर्न के लिए रिमोट हो जाती है, आपने काफ़ी गलती कर रखी है, जब पीपीटी बनाते हुए ध्यान नहीं दिया गया। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर n चला गया, इनके वजह से आ गया 5 के 1 के बराबर नहीं है, तो क्या करेगा 5 इंटू फैक्ट 4 जाएगा, 4 इसके अंदर गया, 4 1 के बराबर नहीं है, इंटू फैक्ट 3, फिर इंटू फैक्ट 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दोस्तों, तो ये आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन गया, ठीक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं एक बार। तो ये आप देख सकते हैं, देखो ये फिबोनाची का सीक्वेंस है, सेम इस तरह से ये हमने डिवाइड किया 6 फिर 5 फिर 6 का 5 और 4, फिर ऐसे से करते आपका ये फिबोनाची कैलकुलेट हो जाएगी। यह प्रोग्राम को दोस्तों एक बार आप ध्यान से देखना, नहीं समझ आए मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप एक बार, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आराम से आपको समझ आ जाएगा। नहीं आता है इस केस में तो दोस्तों प्लीज़ बेयर विद मी, मैं थोड़ा इसको जल्दी फिनिश करना चाहता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ पाऊँ, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको पहले प्रोग्राम को समझें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको बताऊँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्रामिंग की जाने की कोशिश करूँगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, कमेंट्स में आप बताइए दोस्तों कि अगर आप इसमें कितने लोग चाहते हैं कि भाई हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग चाहते हो कि मैं कोडिंग वीडियो लाऊं। तो दोस्तों इसको सबसे शेयर करिए, तो बताइए यस या नो, जो भी कमेंट्स अपना दीजिए यस या नो, तो आप ये लोग बताइए मुझे ताकि मैं फिर जल्द से ला सकूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं आप ही की आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप मेरे सब दोस्त हैं, आप मेरा व्हाट्सएप वीडियो देखते हैं, थैंक यू सो मच आप लोग कर रहे हैं, आप लोग की वजह से मैं इस चैनल को चला रहा हूँ, आप लोग की सेवा में हूँ पूरी तरह, तो आप कोशिश करें। और दोस्तों मैं पार्ट टाइम यूट्यूबर हूँ, आई एम फुल टाइम यूट्यूबर दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि मैं एक कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। तो मेरी तब भी कोशिश रहेगी कि अपने व्यूअर्स को, आप सबको मैं आपका ख्याल रखूँ और आपके मैं हर ज़रूरत की कोशिश कर सकूँ, ठीक है। और वाजिब वो कोशिश, वो जो ख्याल हो आपका, जो आपकी इच्छा हो वाजिब होनी चाहिए, यानी कि आप कुछ भी झूठ डेर की तरह कराएं। चलिए जोक से पार्ट, यहाँ पे प्रोग्राम एक बार देख लीजिएगा अपने एंड से, एक बार नहीं समझ आए तो मुझे फिर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं आगे बढ़ता हूँ बताकर। रिकर्शन के कई टाइप्स होते हैं दोस्तों। रिकर्शन के आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लीनियर, ट्री और टेल। तो आपने जैसे पिछले उसमें आपने देखा था, जो आपने ये देखा था, ये है ट्री, ये ट्री की तरह बन रहा है, ये ट्री रिकर्शन होगा दोस्तों। और हमने जो पहले देखा था डायरेक्ट भी देखा, ठीक है।
ओके, तो जैसे फंक्शन है, ये फंक्शन n माइनस वन कर रहा है, जैसे वो डायरेक्ट रिकर्शन, ये हमने कभी फंक्शन का अपने हमने ये एग्जांपल देखा, ये वाला दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिकर्शन, ठीक है। और ये जो हमारे पास था ट्री रिकर्शन, तो इनडायरेक्ट रिकर्शन कुछ इस तरह से हो गया कि आपका फंक्शन कॉल किया, फंक्शन 2 को कॉल किया, फंक्शन 2 फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है दोबारा, तो इनडायरेक्ट हो गया दोस्तों, 1 2 को कर रहा है, 2 1 को वापस कर रहा है दूसरी वैल्यू से करके, तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिकर्शन, ठीक है। ये साइकिल चल रही है दोस्तों। टेल रिकर्शन क्या होता है कि भाई आपने यहाँ पर फैक्ट n और 1 दे दिया यहाँ पर, और फैक्ट n हमने अलग से, फैक्ट 1 अलग से दे दिया, मतलब n से मैं आके इसको कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे, फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल ही कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आपका n और रिजल्ट वैल्यू देगा, और यहाँ पर आपका फैक्ट कैलकुलेट हो जाएगा रिजल्ट, तो ये है टेल रिकर्शन। और दूसरा लीनियर एंड ट्री रिकर्शन, तो आपके लिए तो आपके जो फिबोनाची का जो एग्जांपल था, तो इसको ट्री रिकर्सिव भी कहते हैं, नॉन लीनियरली रिकर्सिव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया फैक्ट, जो फैक्टोरियल आपका एक तरह से लीनियरली रिकर्सिव था फैक्टोरियल वाला, ठीक है, और ये हमारा ट्री रिकर्सिव था जो फिबोनाची फंक्शन वाला था। अब इसके फायदे और नुकसान क्या है, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज मीन्स फायदे और कॉन्स मीन्स नुकसान। प्रोज क्या है कि भाई ये काफी छोटे होते हैं और सिंपल होते हैं, नॉन रिकर्सिव फंक्शन होते हैं जो से नॉन रिकर्सिव से ज्यादा वो होते हैं, जो फंक्शन नॉर्मल कॉल होते हैं और ऐसे होते हैं, ये बहुत छोटे बनते हैं, कोड क्लियर होता है, आसान होता है इस्तेमाल करना, और जो रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी अपनाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कुछ केसेस में, एग्जांपल्स में रिकर्शन काफ़ी एफिशिएंट होती है। अब इसके नुकसान क्या होते हैं, इसके कोई डिसएडवांटेज है, इसके कुछ खराबियाँ क्या है। खराबियाँ दोस्तों सिंपल सी ये है, इसके अंदर के जो प्रोग्रामर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, रिकर्शन काफ़ी डिफिकल्ट होता है। हो सकता है आप लोगों को ये रिकर्शन अभी तक समझ में ठीक से नहीं आया हो। ये लास्ट में दोस्तों मुझे भी समझ नहीं आया था, मुझे पूरा 1 साल लग गया था रिकर्शन को समझने में, जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम मुझे तो समझने में। तो रिकर्शन एक डिपेंड होता है सिस्टम स्टैक के थ्रू, और स्टैक का स्पेस अगर सिस्टम में लिमिटेड है तो रिकर्शन ज़्यादा डीपर लेवल तक नहीं जा सकता। हालांकि अब ऐसा केस नहीं है, हमारे पास अब जो रैम्स हैं काफ़ी बड़ी होती हैं, 8 गीगाबिट्स ऑफ रैम या 4 GB ऑफ रैम होती है हमारे पास, तो अब सिस्टम में जगह बहुत है दोस्तों। अब इसमें कोई दिक्कत ये, तो अब ये मैटर नहीं करता। रिकर्सिव प्रोसेस को बीच में से अगर हमें हटाना हो, बंद करना हो, तो वो होता है और काफ़ी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। और रिकर्सिव फंक्शन जो होता है वो ज़्यादा मेमोरी लेता है, ज़्यादा टाइम लगाएगा कंपेयर टू नॉन रिकर्सिव, मेमोरी ज़्यादा लेगा। और फंक्शंस डिफिकल्ट टू फाइंड बग्स, जब हम ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस पर कमी जो आएगी कि भाई एरर फाइंड आउट करने में दिक्कत जो आएगी, वो जब तब आएगी जब हम ग्लोबल वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हों। ये दोस्तों एक टावर ऑफ एनॉय की प्रॉब्लम है, बहुत ही मशहूर प्रॉब्लम है टावर ऑफ एनॉय। यहाँ पर हमारे 3 टैग्स हैं, A, B and C, 3 बार्स है हमारे पास। तो यहाँ पर एक हमारा ये एक ब्रिक कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, ये रखनी चाहिए। तो एक ही रिंग है, तो सिंपली मूव वन रिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, A से C पे जाना है, इसे उठा के रखना, ठीक है। अगर हमारे 2 ब्रिक्स हैं तो पहले B पे गई, फिर B से इसको A वाली ब्रिक को इधर कर दिया, ये ऐसे हो गया। तो देयर आर 2 रिंग्स, तो पहले रिंग मूव करो, फिर उसके बाद दूसरे पोल पे जाके फिर दूसरी रिंग को मूव कर दो सोर्स पे। तो अगर हमारे पास जितनी कम रिंग्स रहेंगी उतनी ही लगेंगे। अगर आप ध्यान दें कि अगर हमारे पास n-1 केसेस हैं, तो क्या हम nth केस को सॉल्व कर सकते हैं? ये टावर एनॉय की मेन एप्लीकेशन है जो इसका काम करता है। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक ही रिंग है, 1 रिंग, तो कितने आउटकम आए? 2 आउटकम आए दोस्तों। दो मूव्स के अंदर काम बना, 2 मूव्स। यहाँ पर 2 रिंग्स थी, तो यहाँ पर कितने मूव लगे दोस्तों? 4 मूव्स। तो अब यहाँ पर 3 रिंग्स अगर हम रख देंगे तो 3 रिंग्स हमें कितने लगे? 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर n रिंग्स होंगी हमारे पास दोस्तों, तो 2 पावर n मूव्स बनेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा काम होने वाली बात है। अगर n-1 रिंग्स हुई तो 2 पावर n-1, ठीक वैसे ही हो रहा है। यहाँ पर 3 रिंग्स हैं, यहाँ पर रिंग 3 है, तो 8 मूव्स बने दोस्तों। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? ये बड़ी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, n बढ़ता जा रहा है, तो
हमारे मूव्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम इसका इस्तेमाल हम इस पे कर सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको ये इसके प्रोग्राम लेकर आऊं। और दोस्तों कोई कमी रह गई हो और कुछ आपको कुछ सजेशंस देने हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।